नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। तो पटवार की तैयारी करने वालों के लिए बड़ी ही खुशखबरी है कि एक नई भर्ती आ गई है उनके लिए, और भर्ती भी काफ़ी बड़ी है। लगभग 2020 ही पद है। तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई, और बहुत ही खुशी की बात है। तैयार हो जाइए जल्द से जल्द पटवारी बनने के लिए। भर्तियां लगातार निकल रही हैं और भी निकलती जाएंगी। जो जिस क्षेत्र की तैयारी कर रहा है वो उस क्षेत्र की तैयारी डटकर करता रहे, क्योंकि कब किस क्षेत्र की वैकेंसी आ जाए कुछ भी आइडिया नहीं लगाया जा सकता। वैकेंसी जो है वो 100% आने वाली है। जिस भी क्षेत्र की आप तैयारी कर रहे हैं लगातार तैयारी करते रहें और डटकर तैयारी करते रहें। जैसे पटवार की भर्ती आ गई है उसी तरह से ये भी हो सकता है। जैसे आज शिक्षा विभाग वाली उनका एक इंटरव्यू चल रहा है, अभी जस्ट ही चल रहा है अभी, अपने शिक्षा मंत्री का, मदन दिलावर जी का, कि शिक्षा विभाग के अंदर एक भी पद जो है वो खाली नहीं छोड़ा जाएगा, सभी पद भरे जाएंगे। और जब बजट पारित हुआ था कल ही, तो उसके अंदर भी कहा गया है कि लगभग 1.25 लाख पद जो है, भर्तियां जो है वो और निकाली जाएंगी। तो इस तरह से ये पद भी बढ़ सकते हैं। जितने भी पद आए हैं उनमें पदों की जो पहले भर्तियां निकली उनमें पदों में वृद्धि भी हो सकती है। तो देखते हैं पटवार के बारे में। पटवार की जो भर्ती है 2025 कितने पद निकले हैं, पदों की संख्या है, पटवारी के कुल 2020 पद है। 2020 अभी 2020 का जमाना है, इसलिए राजस्थान में भी 2020 खेली जा रही है। अनुसूचित क्षेत्र के जो है वो 1733 पद है। गैर अनुसूचित क्षेत्र के 1733 पद है, और अनुसूचित क्षेत्र के 287 पद है। ये जो भर्ती है इसके फॉर्म भरने की दिनांक है, ये देख सकते हैं आप। ये कह रहे हैं कि 12/2/2025 को इसकी जो योग्यता दे रखी है यहाँ अभ्यर्थियों हेतु विशेष निर्देश है। क्या निर्देश है कि योग्यता जो है ये 12/2/2025 को जो सीईटी का स्नातक स्तरीय जो सीईटी का, ठीक है ना, रिजल्ट जारी हुआ था, उसमें पात्रता परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई जाकर परिणाम 12/2/2025 को जारी किया गया है। समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2024 की पात्रता परीक्षा में योग्य घोषित वे अभ्यर्थी जो पटवारी के पदों की योग्यता रखते हैं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मतलब सीईटी तो होना ही होना चाहिए। जो सीईटी में अभी स्नातक स्तरीय जो सीईटी है वो जो पास कर चुके हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये फॉर्म जो है कब से लेकर कब तक भरे जाएंगे? ये फॉर्म भरे जाएंगे 22 फरवरी। 22 फरवरी मतलब कल और परसों, 22 फरवरी से लेकर 23 मार्च तक जो है वो फॉर्म भरे जाएंगे। 22 फरवरी से लेके 23 मार्च तक जो फॉर्म भरे जाएंगे। और देख लेते हैं इसके बारे में। और जो पोस्टें हैं वो जिलों के हिसाब से बांटी गई है। आवेदन प्रक्रिया विस्तृत विज्ञापन का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। ऑनलाइन एप्लीकेशन लिए जाएंगे। कहां आमंत्रित है ऑनलाइन एप्लीकेशन? तो ऑनलाइन एप्लीकेशन है rssb.rajasthan.gov.in पर, rssb.rajasthan.gov.in पर, ठीक है ना। रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक का क्लिक करके, तो ये कोई वो बड़ी समस्या नहीं है। बहुत सारे फार्म भरे जाएंगे, लाखों की संख्या में भरे जाएंगे। ई मित्र वाले जो आपका इंतजार कर रहे हैं, जाइए और जाकर अपना फॉर्म भरवाइए। इसमें ओटीआर वालों की जो पहले ओटीआर कर चुके हैं उनको भी उसी तरीके से। और इसके अंदर जाकर क्या दे रखा है अभी देख लेते हैं अपने, और क्या क्या चीजें मांग रखी है। 1 माह से अधिक पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए। जो अपलोड की जानी है वो 1 माह से अधिक पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए। और आधार कार्ड से ही ओटीआर जो है वो आधार कार्ड से होना चाहिए। आधार कार्ड आधारित सत्यापन, यदि अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड का उपयोग करके ओटीआर जनरेट करता है तो किसी और माध्यम से सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। यदि अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड का उपयोग करके ओटीआर जनरेट करता है तो किसी और माध्यम से सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए अपने आधार कार्ड से ही ओटीआर जनरेट करें। इसके अलावा इसमें एक बात और बताया गया है कि आवेदक को ऑनलाइन आवेदन में शारीरिक दृश्य चिन्ह, मतलब कोई मार्क्स भी भरना अनिवार्य होगा। ये जरूर भरना होगा, आपको याद रख लेना। और उसके अलावा अगर आप किसी अन्य से करते हैं तो बहुत सारी जो है वो विकल्प वगैरह मांगेंगे। इसलिए आपने क्या करना है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। अभी एक बार जाकर ई मित्रा पर जाकर आपने पता करना है, या 2 दिन बाद जाकर
जैसे ही 22 फरवरी से फॉर्म भरे जाएंगे, आप 25 फरवरी तक चले जाइए और वहाँ से पता कर लीजिए, क्योंकि लगभग 1 महीने का टाइम होता है। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपके कम पड़ रहे हैं तो वो आपके पूरे किए जा सकते हैं। वैसे जो बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं उनको कोई समस्या नहीं, जिन्होंने CET दी है, ठीक है ना, CET पास है, CET के बिना तो हो ही नहीं सकता, और जो CET पास है उनको इसके बारे में सब ध्यान होता है, क्योंकि CET करने वाले ने पहले से ही तैयारी की होगी कि किस किस की परीक्षा भरी जाती है CET के अंतर्गत। मूल प्रमाण पत्र विकल्प, अभ्यर्थी अपने मूल प्रमाण पत्र का क्रमांक दर्ज करेगा। फॉर्म भरते वक्त मूल प्रमाण पत्र का क्रमांक दर्ज करेगा। उसके पश्चात फैच बटन पर क्लिक करने पर डोमिसाइल बोनाफाइड प्रमाण पत्रों मूल प्रमाण पत्र के डाटा से सत्यापित किया जाएगा। ठीक है। डिजी लॉकर के माध्यम से 10वीं बोर्ड मार्कशीट से जोड़ने का विकल्प भी है। यदि अभ्यर्थी उपरोक्त किसी भी प्रक्रिया से स्वयं के विवरण को सत्यापित करने में असमर्थ है तो निम्न घोषणा करनी होगी। मैं अपनी प्रोफाइल विवरण सत्यापित करने में असमर्थ हूं, इसलिए मैं परीक्षा हेतु निर्धारित समय से 1.5 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक सत्यापन हेतु उपस्थित होऊंगा। ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, अगर ऐसी कोई समस्या रहेगी तो बायोमेट्रिक के लिए आप उपस्थित हो सकते हो। SSO ID के माध्यम से आवेदन करना है। ठीक है ना। और एक बार ये पंजीयन शुल्क है, जो आपकी फीस रहेगी वो फीस रहेगी, इसमें कितनी दे रखी है, फीस रहेगी सामान्य वर्ग के लिए और क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 600 रुपये है, और राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु 400 रुपये है, और समस्त दिव्यांग जनों के लिए भी फीस जो है वो 400 रुपये है। राजस्थान के अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के मूल निवासी है तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं को इस भर्ती प्रक्रिया के लिए सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी ही माना जाएगा। अतः ऐसे अभ्यर्थी को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित पंजीयन शुल्क, कहने का मतलब यह है कि जो अन्य राज्यों के अभ्यर्थी है वो राजस्थान के अंदर सामान्य वर्ग में ही माने जाएंगे। और पूर्व में एक बार के पंजीयन शुल्क OTR जमा करवा चुके अभ्यर्थियों से दोबारा शुल्क, और जिन्होंने पहले से OTR करवा दिया है इन्हीं दिनों, तो उनसे फीस नहीं लगेगी। ये जिलेवार इसके अंदर दे रखा है कि प्रत्येक जिले की कितनी कितनी सीटें हैं, ये जिलेवार सीटें हैं। तो आपको बता दूं, बाड़मेर में सर्वाधिक 66 सीटें हैं, अलवर में भी भयंकर है 56, और उसके अलावा भीलवाड़ा में 110 सीटें हैं। और बात करते हैं हम डीग की, डीग में अच्छी सीटें हैं, 53 सीटें हैं, चित्तौड़गढ़ में 58 सीट है। और बात करें बीकानेर की, तो बीकानेर में 33 सीटें हैं, 1 सीट बैकलॉग की भी है। और बात करते हैं गंगानगर की, तो यहाँ 47 सीट है, 47 और 3 50। हनुमानगढ़ में 11 और 2 13 सीटें हैं। ये अलग अलग है। ये तो 1733 है जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है, और ये अनुसूचित क्षेत्र की 287 पोस्टें हैं। इनको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। आप इस पूरी तरह से पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में, वैसे ये जो डिवाइडेशन है इसको देख के घबराना नहीं है, आपको यही ध्यान रखना है कि 2020 सीटें हैं, क्योंकि इसको जब हम देखते हैं तो बहुत कम सीटें आपके हिस्से में आ जाती है। तो ये नहीं देखना है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे सामान्य वर्ग की बात करें, अब झालावाड़ में कितनी सीटें हैं, सामान्य वर्ग में झालावाड़ में 57 सीटें दे रखी हैं। 57 में से जिले में भरे जाने वाले कुल पदों की संख्या 57 है, और कुल पदों की संख्या 35 सामान्य वर्ग में, 35 है, सामान्य वर्ग के पुरुष की 25 है, और सामान्य वर्ग की महिला की 8 है। अब जब सामान्य वर्ग की महिला की 8 सीटें हैं तो आप देखोगे कि मेरी तो 8 सीटें हैं, तो इस तरह से 8 सीटों में कैसे होगा, तो ये नहीं देखना है। ये तो जब डिवाइडेशन होता है तो सभी की कम हो जाती है। आप तो 2020 ही मानकर चलिए। चलते हैं आगे। भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण, ये ठीक है। कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना, यदि किसी पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा आहरित करने के लिए एक प्रश्न पत्र में न्यूनतम अहरक उत्तीर्ण अंक या कुल अंक जहां कहीं भी निहित किए गए हों तो 5% या भूतपूर्व सैनिक की अनुपलब्धता की दिशा में और 5%
अथवा सुसंगत सेवा नियमों, ये भूतपूर्व सैनिकों को अच्छी भली छूट दी गई है भैया। यहाँ ये उत्कृष्ट खिलाड़ी के संबंध में है, अंतर्राष्ट्रीय खेलों के संबंध में भी कुछ छूटें दी गई हैं, और दिव्यांगजन के लिए भी है, अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश है। आयु देख लेते हैं, आयु वेतनमान क्या है, वेतनमान जो L5 के अंदर रखा गया है, इनको 2 साल का परीक्षा काल रहेगा। परीक्षा काल में मासिक नियत जो फिक्स पे है वो मिलेगा। अन्य शर्तें क्या है, 6 माह का प्रशिक्षण भी दिलवाया जाएगा आपको, चिंता न करें। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आवेदक विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष अन्य परीक्षा उत्तीर्ण, जिसके द्वारा सरकार, मतलब कि जो स्नातक परीक्षा है वो उत्तीर्ण होना चाहिए या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। न्यू दिल्ली द्वारा आयोजित O लेवल या उच्च स्तरीय, इसके साथ साथ एक क्या है, RSCIT वाला जो कोर्स है वो भी जरूर होना चाहिए। RSCIT वाला जो कोर्स है वो भी होना चाहिए। इसके अलावा जो है O लेवल वाला कोर्स, O लेवल, और उसके अलावा या इसके उच्च स्तर के सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर का, ये जरूरी है इसके अंदर। इसके अलावा ये है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक पॉलिटेक्निक संस्थान से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग एवं तकनीकी किसी भी ब्रांच में डिग्री होनी चाहिए, और RSCIT कोर्स का प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो RSCIT का कोर्स का आप अभी उसका शपथ पत्र लगा सकते हो, उसके बारे में बाद में भी दे सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान है, और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। जो व्यक्ति, एक चीज और है यहां देख सकते हैं आप, कि जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा हो, जो इन नियमों में उल्लिखित पद के लिए शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता है या सीधी भर्ती के लिए उक्त पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा, लेकिन वह उसे उपयुक्त चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है। साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है। लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां केवल लिखित परीक्षा या केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है, जैसा भी मामला हो। इस भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले या सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, परंतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इस भर्ती की परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करनी होगी। शैक्षणिक योग्यता जो है वो इस भर्ती की परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करनी होगी। मतलब परीक्षा क्या है, परीक्षा है 11 मई को, तो 11 मई से पहले जो है आपकी जो है योग्यता हो जानी चाहिए। कहने से तात्पर्य, अगर आप स्नातक में हैं, अगर आप स्नातक कर रहे हैं या फाइनल ईयर में हैं, तो आपका रिजल्ट जो है वो मई तक आ जाना चाहिए। ठीक है। ऑनलाइन आवेदन की शैक्षणिक योग्यता के सेक्शन में शैक्षणिक योग्यता, स्नातक व कंप्यूटर योग्यता पर दस्तावेज अपलोड किए जाने आवश्यक है। ठीक है ना। जब फॉर्म भर रहे हो उसमें जो योग्यता वाला आएगा उसके अंदर स्नातक का और कंप्यूटर योग्यता के जो प्रमाण पत्र है वो अपलोड किए जाने जरूरी है। यदि आप द्वारा वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की जा चुकी है तो अंतिम वर्ष की अंक तालिका या डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाण पत्र को अपलोड किया जाना है। यदि अभ्यर्थी अंतिम वर्ष में प्रविष्ट हो रहा है तो पिछले वर्ष की अंक तालिका अपलोड करनी है। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आपको सेकंड ईयर की अंक तालिका अपलोड करनी है। यदि संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है तो प्रवेश फीस की रसीद, एवं यदि अभी प्रवेश भी नहीं लिया है तो इस आशय का नोटरी से सत्यापित किया जाना आवश्यक है। शपथ पत्र परीक्षा से पूर्व अर्हता हासिल कर लेगा। अस्पष्ट एवं टेढ़े मेढ़े ब्लैंक एवं वाटर मार्क तथा मतलब इस प्रकार के जिनमें जैसे हम कर लेते हैं ना, स्कैन कर लेते हैं तो उस पर केम स्कैनर लिखा आता है, वाटर मार्क, ऐसे डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड नहीं करने हैं। साफ प्रिंट वाले डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने हैं। अगर आप स्नातक में, आपका स्नातक स्तरीय फाइनल है, RCIT में भी आपने एडमिशन नहीं लिया है और स्नातक स्तर पर आप फाइनल ईयर में हैं,
तो आपको सेकंड ईयर की जो है मार्कशीट अपलोड करनी है और 11 मई से पहले पहले आपको फाइनल ईयर की मार्कशीट मिल जानी चाहिए। एक बात। दूसरी बात, अगर आपने अभी तक RCIT में एडमिशन नहीं लिया है तो आप उसका क्या दे सकते हैं, उसका फीस की रसीद वो अपलोड कर अगर आपने नहीं लिया एडमिशन तो आप शपथ पत्र दे सकते हैं नोटरी से लेकर कि मैं जब भर्ती होगी परीक्षा से पहले पहले ये जो योग्यता है वो प्राप्त कर लूँगा। और अगर आपने एडमिशन ले लिया तो अभी आपके पास महीना है, 23 मार्च तक फॉर्म भरे जाएंगे, आप RCIT में एडमिशन ले सकते हैं और उसकी फीस की रसीद जो है वो यहाँ अपलोड कर सकते हैं। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। आयु की बात करें, आयु की बात करें तो आवेदक दिनांक 1/1/2026 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो। कहने से तात्पर्य अभी तो फरवरी चल रहा है, लगभग साल भर बाद में 2026 तक 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, इससे छोटा नहीं चलेगा, ठीक है ना। और 40 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए, 40 वर्ष होनी चाहिए, 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन 3 वर्ष की छूट है, पिछले कुछ समय से भर्ती नहीं आने की वजह से क्या है, 3 वर्ष की जो है वो छूट है। कितने वर्ष की छूट है? 3 वर्ष की छूट है। पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन विगत 3 वर्ष में नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की और छूट दी जाएगी सभी की। मतलब अगर सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी है और वो 40 वर्ष का हो चुका है तो वो 43 वर्ष का भी हो सकता है। अगर वो 43 का है तो भी वो फॉर्म भर सकता है। इसके अलावा डबल छूट भी है। सामान्य वर्ग की महिला जो है उसको 5 वर्ष की छूट मिलती है, तो 5 और 3 8 अर्थात 48 वर्ष हो सकती है, ठीक है ना। और जो सामान्य वर्ग का पुरुष है वो 43 वर्ष तक, सामान्य वर्ग की महिला 48 वर्ष तक। और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर के पुरुष अभ्यर्थी है, जो पुरुष व्यक्ति है SC ST के क्या है ये, अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के, अन्य पिछड़ा वर्ग के, अति पिछड़ा वर्ग के, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो पुरुष है उनको क्या होती है 5 वर्ष की छूट मिलती है। तो 40 और प्लस 5 और प्लस 3 तो वो 48 वर्ष तक वो है फॉर्म भर सकते हैं। अब महिलाओं की बात करें तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको 10 वर्ष की छूट दी जाती है। तो 40 और 10 50 और 3 53, मतलब जस्ट रिटायरमेंट के पास भी है तो भी वो फॉर्म भर सकते हैं जी। इस उम्र में मजाक कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। फॉर्म किसी भी, अभी पिछले दिनों एक छोटी सी वीडियो देखी थी, उसमें बता रखा था कि किस तरह से एक लेखिका ने 70 वर्ष की उम्र में MA की थी। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, इंसान को लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए, अपनी इच्छा पूरी करनी चाहिए। दुनिया का कुछ नहीं है, हमारे जैसे लोग तो बोलने का काम है, बोलते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा है, विवाह पंजीयन है, पंजीयन शुल्क है। परीक्षा का आयोजन जो है वो 11 मई को होना है, ऑफलाइन OMR सीट द्वारा होगा। तो ऑफलाइन होगा, कब होगा? 11 मई 2025 को इसकी परीक्षा होनी है। प्रवेश पत्र जो है वो SSO ID के माध्यम से व्हाट्सएप मोबाइल नंबर पर भी भेजे जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। और नियुक्ति की अयोग्यताएं ये तो चलती रहेंगी, कोई बात नहीं। आवेदन कैसे करें ये ई-मित्र वाला कर देगा अपने आप। फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है, ध्यान रख लेना भैया। फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड करने की साफ होने चाहिए, दोनों को देनो, इधर उधर नहीं होने चाहिए। फोटो 1 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। मोबाइल व अन्य स्वयं रचित फोटो का उपयोग नहीं करें। मोबाइल से खींची और लगा दी वैसी नहीं चलेगी। फोटो की पृष्ठभूमि बैकग्राउंड सफेद या हल्के रंग की होनी चाहिए। फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50% जगह घेरना चाहिए। फोटो में आवेदक का चेहरा सिर किसी भी कपड़े, छाया, बालों द्वारा ढका हुआ नहीं होना चाहिए। आवेदक का सिर, आंख, नाक और ठोड़ी स्पष्ट रूप से ऐसे टेढ़ा, जैसे मैं टेढ़ा खड़ा हूं ऐसा नहीं चलेगा, ऐसे साफ होना चाहिए। इतना बड़ा भी नहीं चलेगा, सिर्फ इतना सा होना चाहिए। सिर्फ कंधे कंधे आने चाहिए। 50% हिस्सा जो है वो फेस द्वारा घेरा हुआ होना चाहिए। फोटो JPG में प्रारूप में होनी चाहिए। इसका साइज 3.5 x 4.5 सेमी। ध्यान रखना है भैया, आजकल बड़ी समस्या रहती है। और ये साइज इसका दे रखा है। फाइल का आकार 50 KB से 100 KB तक होना चाहिए। ऐसे
जुलमुल सी चीज़ जो है वो अपलोड नहीं करनी है। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरते समय 2 या 2 अधिक फोटो को मिलाकर मोर्फ फोटो से फोटो एडिटर ऐप से किसी भी प्रकार की छेड़खानी, फोटो की जालसाजी इत्यादि करने पर अभ्यर्थिता किसी भी स्तर पर निरस्त की जा सकती है। ऐसे प्रकरणों में अभ्यर्थी एवं फोटो से छेड़छाड़ करने वाले व लिप्त पाए जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सरकार सख्त है, तैयार रहें। किसी प्रकार की प्रत्येक आपत्ति के लिए परीक्षार्थी को निर्धारित तरीके से शुल्क 100 रुपये जमा करवाना होगा। कोई भी आपसे गलती हुई है तो वो सही हो जाएगी 100 रुपये भर के। ये जो है परीक्षा की स्कीम है। पाठ्यक्रम जो है, पाठ्यक्रम क्या है इसका ये भी देख लेते हैं, बदला नहीं है। जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, ठीक है ना। कितने नंबर का रहेगा? 25% रहेगा, लगभग 76 मार्क्स का, ठीक है ना। ये सारी चीजें, जनरल साइंस भी रहेगी, इतिहास भी रहेगा, राजनीति विज्ञान भी रहेगी, और इंडिया लेवल का जो ज्योग्राफी है वो भी रहेगी। जनरल नॉलेज रहेगा नॉर्मली, और करंट अफेयर, न्यू जीके जो है वो, ये सारी मिला के लगभग 76 नंबर का। और ज्योग्राफी, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री, और राजस्थान का कल्चर, और राजस्थान की राजनीति, ये सभी लगभग 60 नंबर के रहेंगे। और जनरल इंग्लिश और हिंदी, 44 नंबर की रहेगी, 22 नंबर की ये शायद आएगी दोनों। मेंटेबिलिटी एंड रिसर्च रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी, ये रहेंगे लगभग 90 नंबर के। तो ये जो है रीजनिंग है ये काफ़ी अच्छी रहने वाली है, लगभग 90 नंबर की रहने वाली है। बेसिक कंप्यूटर जो है, बेसिक कंप्यूटर के बारे में जानकारी, ये भी 30 नंबर की रहने वाली है। टोटल 300 नंबर का ये मामला यहाँ होने वाला है, आप देख सकते हैं। तो ये थी बेसिक जानकारी है। 11 मई को परीक्षा है, 22 फरवरी से फॉर्म शुरू हो जाएंगे, 23 मार्च तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। तो जाकर आप पता कर लेते जल्दी, और लेट नहीं करें क्योंकि बाद में समस्याएं आती रहती हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।